कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर। इसमें समझ ही नहीं आता कि यार ये ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, नर्व का जो सिग्नल है वो कैसे जाता है, और ये साइनेप्स क्या होते हैं, और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब हार्मोन्स जो होते हैं ये कहां से आ जाते हैं, हमारे बॉडी में भी हार्मोन होते हैं क्या, तो किस तरह के हार्मोन होते हैं, हार्मोन को इस क्लास में क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ आ क्यों रही है, कुछ भी समझ ही नहीं आता, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है वो बहुत ही उल्टे पुल्टे दे रखे हैं। कब एकदम से न्यूरॉन शुरू कर दिया, कब न्यूरॉन का फंक्शन आ गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ह्यूमन ब्रेन का कब फंक्शन आ गया, स्पाइनल कोड कहां से आ गया, कभी भी कोई भी चीजें सारी उल्टी पुल्टी दे रखी है एनसीईआरटी में। तो उसको मैं सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक एपिसोड के अंदर मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की शुरुआत करने से पहले एक चीज समझते हैं कि मान लो आप एक गेम खेल रहे हो, वैसे जो गेम बंद हो चुकी है मतलब बैन हो चुकी है वो कौन सी है, पबजी है ना। तो पबजी का एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फ्री फायर का। फ्री फायर हमारा बहुत फेमस मतलब एग्जांपल है। तो फ्री फायर का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर मैंने आपको बोला कि यार ये गेम खेल, तो क्या मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इस गेम को कंट्रोल कर, है ना। कंट्रोल करना मतलब क्या कि अपने वश में लाना, यानी गेम में मैं जो कर सकूं उसमें मेरा पूरा कंट्रोल हो, तो वो कंट्रोल हो गया। और अगर मान लो मैंने आपको बोला कि यार एक काम कर कि ना मैं डांस कर रहा हूं, करूंगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, अभी डांस जब करूंगा जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, जब 80% 90% आएंगे तब करूंगा डांस। तो मैं अगर डांस कर रहा हूं तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप भी एक काम करो कि मेरे साथ डांस करो। तो आपको मैंने कहा कि मेरे साथ डांस करना है, यानी मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट यानी कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना पड़ेगा, यानी हर चीज का बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब जाकर समझ आएगा। देखो अभी फिलहाल ना वो क्या कहते हैं, थोड़ी सर्दी गर्मी हो रही है तो मेरा गला थोड़ा खराब है, तो हो सकता है आवाज कम आए, बट उसकी टेंशन मत लेना। फिर भी हमें पढ़ना तो है, हमें सारे के सारे एपिसोड अच्छे से समझने जाने हैं। तो देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए बॉडी के फंक्शंस के लिए। लाइफ प्रोसेस जो होती है, लाइफ प्रोसेस पढ़ के आयो कि नहीं, नहीं पढ़ के आए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट एकदम अच्छे से मैंने हर एक टॉपिक को सारे के सारे लाइफ प्रोसेस को समझाया हुआ है। तो वहां से लाइफ प्रोसेस को देख लेना। और जो लाइफ प्रोसेस है, जो बॉडी के फंक्शन है वो रेगुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीजें। तो मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन नहीं होता क्या, दिमाग नहीं होता, मतलब इन्होंने लाइफ प्रोसेस में क्या मान लिया, इतना बेवकूफ मान लिया हमें कि कह रहे दिमाग ही नहीं है। और दिमाग नहीं है तो उसको कहां पढ़े, तो उसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, जैसे बॉडी की जो फंक्शन है, ऐसा ना हो कि खाना खा रहे हो और एकदम से खाना खाते टाइम ही मतलब डेफिकेशन भी हो रहा है। डेफिकेशन मतलब समझते हो कि फीसिस बाहर निकल रहा है, मतलब इस तरह से मैं खाना खा रहे हो फीसिस बाहर निकल रहा है, यानी कि दोनों चीजें एक साथ हो रही है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जैसे हार्ट जो है दिल धक धक कर रहा है और अचानक से जो किडनी है हमारी वो रेगुलेट ही नहीं हो पा रही, मतलब कि किडनी को पता ही नहीं कि करना क्या है। तो यार फंक्शन तो रेगुलेट होने चाहिए। मतलब अभी भी समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मान लो अगर किडनी का जो फंक्शन है वो कर ही नहीं पा रहा, अपना काम किडनी कर ही नहीं पा रहा। किडनी का काम क्या, ब्लड का फिल्टर करना। अच्छा, ब्लड फिल्टर कब होगा, जब ब्लड आएगा तभी तो फिल्टर होगा। तो ब्लड जब आएगा ही नहीं, सोचो हार्ट अपना काम नहीं कर रहा, उसका कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, बॉडी से उसका कोऑर्डिनेशन है नहीं, ब्रेन उसकी हेल्प ही नहीं कर रहा, ब्रेन उसको सिग्नल ही नहीं दे रहा कि हार्ट को बीट करो, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो अगर ये पूरी प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी तो किडनी ब्लड कैसे फिल्टर करेगा, ये चीज हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमें ना, जैसे हर जगह जब भी कोई काम करना होता है सिस्टम की जरूरत होती है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हमें दो सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में यहाँ पे अगर मुझे किसी चीज को कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी में कंट्रोल करना है और मुझे कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट अगर मुझे करना है तो मुझे दो सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। एक है, देखो हमने बहुत सारे सिस्टम पढ़े हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव। एक काम कर सकते हो, जो भी सिस्टम मैंने पढ़ाया है आपको वो कमेंट मेरे को लिख के बताओ, देखते हैं कितने सिस्टम आपको दिमाग में अभी आ रहे हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और इसमें हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। और एक होता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम है जिससे कि रेगुलेट होती है हमारी बॉडी के अंदर सारी चीजें। ह्यूमन ह्यूमन नर्वस सिस्टम लिख देता हूं इसको मैं, और इसको मैं लिख देता हूं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो जब हम इन दोनों सिस्टम के बारे में एकदम डिटेल में देख लेंगे सारी चीजें कि इन सिस्टम में क्या है, कैसे फंक्शन हो रहे हैं, कौन सी चीजें हो रही है, तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी तो एपिसोड 1 है तो खत्म की क्या बात कर रहे हो। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना,
उसमें दो चीजें आती है। एक तो सेंट्रल चीज, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने कहा कि मेरा एक ऑफिस है, मेरा एक मेन ऑफिस है, और जो मेरा जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली में नोएडा में है, ऐसा मान लेते हैं मेरा मेन ऑफिस है, वो मेरा सेंट्रल ऑफिस है, सेंट्रल यानी मेन ऑफिस है। और मैंने बाकी और छोटे छोटे ऑफिस भी खोल रखे हैं अलग अलग स्टेट में, मान लो यूपी में खोल रखा है आगरा के पास, मान लो बिहार में खोल रखा है मैंने, झारखंड में खोल रखा है मैंने, अलग अलग जगह पे खोल रखा है। तो मेरा जो मेन जो ऑफिस है वो कहाँ है, वो जो सेंट्रल ऑफिस है वो कहाँ है मेरा, वो मेरा दिल्ली में है, तो उसको मैं सेंट्रल ऑफिस बोलूंगा। बाकी जो मेरे ऑफिस है जो कि उससे कनेक्टेड है वो पेरिफेरल है, यानी कि उसको मैं बोलूंगा पेरिफेरल ऑफिस, है ना, पेरिफेरल है ना वो। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सेंट्रल जो रोल प्ले करते हैं यानी कि सेंट्रल में होते हैं, सेंट्रल काम करते हैं, और एक पेरिफेरी मतलब साइड साइड में जो काम करते हैं वो हो गए। तो जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह के उसमें चीजें होती है। एक तो होता है सीएनएस, सीएनएस मतलब क्या होता है, सीएनसी बिस्कुट नहीं, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं सीएनएस। एंड दूसरा जो होता है ये तो सेंट्रल हो गया, सेंट्रल ऑफिस जैसे की तरह, और ये हो गया पीएनएस यानी कि पेरिफेरल, तो इसको मैं बोलूंगा पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब तो ऐसी आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से गला खराब हो गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है उसमें दो चीजें आती है, सिर्फ दो बॉडी के जो पार्ट्स है वो आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कौन कौन से, एक तो आता है हमारा प्यारा सा जो बहुत लोगों के पास होता नहीं है, और खासकर आपके दोस्त के पास तो है ही नहीं, वो है ब्रेन। दूसरा स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। अब ये स्पाइनल कोड क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पाइनल कोड क्या होता है तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये पीछे ये दिख रहा है, ये रीढ़ की हड्डी जैसी दिख रही है, यही है स्पाइनल कोड। गलत, ये मैं चीज आगे आपको बताऊंगा कि स्पाइनल कोड होती क्या है, कहाँ है। और जो ब्रेन है वो आपके दोस्त के अंदर है ही नहीं, वो तो हमें पता है। और पीएनएस में क्या क्या चीजें आती है, पीएनएस में देखो जो मेन चीज है जो सेंट्रल है उसमें ब्रेन आ गया और स्पाइनल कोड आ गए। ब्रेन देखो, जो ब्रेन है हमारे हेड के अंदर होता है, ये है ब्रेन, ये है ब्रेन, और इसके साथ में एक ब्रेन का एक छोटा सा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन समझते हो, मतलब ब्रेन की पूंछ समझ लो, ब्रेन की जो पूंछ होती है, तो ब्रेन की हमारी पूंछ भी है एक तरह से, ऐसा मान लो ब्रेन की पूंछ है। तो ये तो ब्रेन है हमारा, दिस इज ब्रेन, ब्रेन, एंड दिस इज व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके आसपास ना बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, बहुत सारे न्यूरॉन्स, नर्व्स होंगे, नर्व्स, अलग अलग नर्व्स होंगे, नर्व्स। ये नर्व्स क्या होता है, मतलब न्यूरॉन्स बहुत सारे जब इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे तो उसको नर्व्स कहते हैं। तो ये नर्व्स होते हैं, नर्व्स, ये जो नर्व्स है ना, इन्हीं नर्व्स को हम कह रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो पीएनएस में क्या आता है, पीएनएस में सिर्फ एक ही चीज आती है भाई, नर्व्स, यानी कि न्यूरॉन्स के जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, उसको हम नर्व्स कहते हैं। आगे मैं समझाऊंगा इसको। और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, इसको तो अभी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आगे हम सीखेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को, जिसके लिए पूरा एपिसोड मैंने दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि हॉर्मोन्स वगैरह इसमें हम समझेंगे कि हॉर्मोन्स होता क्या है। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये जो नर्व्स है, चलो ब्रेन स्पाइनल कोड तो हम समझ जाएंगे, पहले हम नर्व्स को समझते हैं कि यार ये नर्व्स होता क्या है, व्हाट इज नर्व्स। तो अगर नर्व्स को हम ध्यान से समझे तो बेसिकली जो नर्व्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वो तीन तरह के नर्व्स होते हैं। नर्व्स समझ आया, देखो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना बहुत सारे, उसके जो ग्रुप होते हैं उसको हम नर्व्स कहते हैं। और नर्व्स ना तीन तरह के होते हैं, नर्व्स कह रहा हूँ, नर्व्स, नर्व्स, नस नहीं बोल रहा, नस सुनाई दे रहा हो कहीं। तो जो नर्व्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, नर्व्स, नर्व्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं मैं आपको सब कुछ। दूसरा होता है क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और तीसरा होता है विसरल, विसरल यानी इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट तो सारे ही है, इंपोर्टेंट नर्व्स, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व्स को समझो क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स। देखो स्पाइनल क्या होता है, स्पाइनल कोड से जो ये नर्व्स निकल रही है ना, ये सारी जो नर्व्स स्पाइनल कोड से निकल रही है, ये स्पाइनल कोड है, ये जो ब्रेन की जो पूंछ है इसको स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो इसमें से सारी की सारी नसें निकल रही है, इन नसों, सॉरी फिर नस बोल दिया, नर्व्स, नर्व्स नर्व्स होते हैं, नसें नहीं होती, कंफ्यूज मत होना, नसें मतलब कि आर्टरी वेन्स होता है, जो ब्लड की नसें होती है, नर्व्स की बात कर रहा हूँ। तो जो स्पाइनल मतलब ये अराइज हो रही है कहां से, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड,
स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है ये। और क्रेनियल नर्व्स क्या है, ये जो ब्रेन है ना, यहाँ से भी कुछ नर्व्स निकल रही होगी, कुछ नर्व्स यहाँ से भी निकल रही होगी। तो अराइज फ्रॉम, जो क्रेनियल नर्व्स है वो कहाँ से अराइज होती है, अराइज फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से अराइव होती है, ठीक है, ब्रेन से निकल रही होती है। और विसरल नर्व्स कहाँ से निकल रही होती है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू इंटरनल ऑर्गन समझते हैं, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं अंदर वाले, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन देखो ब्रेन से तो निकल रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है, हाँ ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकल रही है, अलग अलग जगह जाएगी, ब्रेन में जाएगी, इंटरनल ऑर्गन यानी ब्रेन, हार्ट, किडनी, इन सब जगह पे नर्व्स जाएगी। तो इसको हम कहेंगे विसरल नर्व्स। अब जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं ना, वो 31 पेयर्स होते हैं, 31 जोड़े होते हैं, 31 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स हमारे 31 पेयर्स होते हैं, जबकि क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स हमारे अंदर। हमारे ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन की बात, ये किसी एनिमल की और की बात नहीं हो रही, सिर्फ हमारे ह्यूमन की। तो उसमें 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के और 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। मतलब यहाँ से जो ये निकल रहे हैं ना, ये एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ऐसे करके टोटल 31 जोड़े नर्व्स निकल रहे होते हैं यहाँ से। ये नर्व्स क्या होता है समझ ही नहीं आ रहा भाई, आगे समझाऊंगा, ध्यान से समझ जाना। देखो अभी सुनो, 12 पेयर नर्व्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, तो वहां से 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऐसे करके 12 पेयर्स निकल रहे होते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल शब्द का मतलब होता है ब्रेन, जैसे ब्रेन बॉक्स जो वर्ड आया है वो उसका मतलब होता है क्रेनियम, आगे बताऊंगा उसको मैं। तो ये चीज तो हमें समझ आई। अपना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, कम से कम 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर समझ ही नहीं आएगा अगर आपने उस टर्म्स को नहीं समझा। तो ये जो चैप्टर है ना आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। तो वो टर्म्स क्या है, उसको हम बोलेंगे की टर्म्स बोल देते हैं, की टर्म्स यानी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, समझ आना चाहिए हमें। वो की टर्म्स क्या है, की टर्म्स जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, की टर्म्स। इसके ना नोट्स देख लेना एक बार जा करके, और डीपीपी वगैरह भी सॉल्व कर लिया करो साथ साथ में। इस बार ना मैं डीपीपी में क्या करूंगा, आपको आंसर्स भी दूंगा, तो आप देख लेना कि किस तरह से लिखा जाता है आंसर। बाकी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो। तो पहली जो की टर्म्स है वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस ये क्या होता है, इसका जो प्लूरल वर्ड होता है उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। चाहे स्टिमुलाई लिखा हो, स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस, तो दोनों सेम चीज होती है। स्टिमुलस होता क्या है, देखो अभी बताऊंगा ये चीजें होती क्या है, ध्यान समझना। पहले 4 टर्म्स लिख लेते हैं। एक स्टिमुलस है रिसेप्टर्स, और तीसरा है इफेक्टर्स। इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अभी मत लिखने लगना इसको, इफेक्टर्स। और नंबर 4 पे है रिस्पॉन्स। अब ध्यान से सुनना, इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लो आप है और आपका दोस्त है, आप और आपका दोस्त, ये आप हो, बुरा मत मानना भाई, इतने हड्डी नहीं हो आप, और ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है, इसको दोस्त नहीं बनाने थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये आपका दोस्त है, आपकी दोस्त नहीं, इसको मान लेते हैं ये पिंकी है और ये है राजू, पिंकी और राजू, ठीक है। तो अब ये पिंकी राजू है, आप नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं फिर उसकी वजह से। तो राजू और पिंकी जो है वो होता क्या, देखो ध्यान सुनना, अब मेरी बात सुनना, कि राजू पिंकी को देखता है, उसने, राजू ने जैसे पिंकी को देखा तो उसके अंदर एक स्टिमुलस आया, स्टिमुलस यानी इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, चेंज इन इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ। तो स्टिमुलस क्या है, चेंज इन इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है उसने एक्शंस लिया, वो एक्शन लेने वाला है। देखना ध्यान से सुनना, क्या होगा, राजू ने देखा, तो जैसे ही उसने देखा तो उसके अंदर हुआ स्टिमुलस, देखते ही उसके अंदर हुआ स्टिमुलस। ये जो देखना है ना, जो देख रहा है ना, ये स्टिमुलस है। और इसने देखा किसके थ्रू, इसने देखा, क्या है ये, कोई सवाल है, देखा मतलब आंख के थ्रू देखेगा, और कहां से देखेगा। तो हमारे जो आंख है उसके ऊपर एक रिसेप्टर है जिसको हम बोलते हैं सेंसरी रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर एक ऑर्गन होता है, ऑर्गन
या फिर टिश्यू होता है, कुछ भी ऐसी चीजें होती है, नोट्स में देख लेना, आपको समझ आएगा सारी चीजें, बस मैं इसका फंडा समझा रहा हूँ कि फंडा क्या है। तो ऑर्गन्स दैट रिसीव, जो कि रिसीव करता है स्टिमुलस को, ऑर्गन या टिश्यू ऐसी कोई चीज जो कि स्टिमुलस को वो अपने अंदर रिसीव कर रही है। पहले एक चीज सुनो, जो पिंकी है वो जैसे ही सामने आई, तो पिंकी का सामने आना एक स्टिमुलस है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ ना, तो चेंज इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। और उसने देखा, तो वो देखना, वो देखने वाली जो चीज है, उसने किसको देखा, पिंकी को देखा, यानी इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ उसको उसने एक ऑर्गन के थ्रू देखा, आई के थ्रू देखा, तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। मतलब वहां पे रिसेप्टर है ना, अंदर हमारे जो आंख है उसके अंदर रिसेप्टर है ना, उसकी वजह से उसने देखा। रिसेप्टर क्या होता है आगे बताऊंगा मैं। मतलब बेसिकली ऐसे समझो, जो ना बाहर जो भी चेंज हो रहा है उसको वो महसूस कर पा रहा है, उसको देख पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। वो रिसेप्टर एक ऑर्गन है। फिर हुआ क्या कि उसकी बॉडी में ना एक चेंज आया। उसने बोला यार ये जो पिंकी है इससे मैं लास्ट टाइम भी मिला था, तो इसको मैंने ना अपने दिल की बात नहीं बोली थी, तो अब ना मैं इसको अपनी दिल की बात कह देता हूँ। और इसकी दिल की बात क्या है, ये अपने दिल की बात क्या बोलेगा, 143। और 143 का मतलब आप सब अच्छे समझते हो, तो ये 143 बोलने वाला है इसको। देखो स्टिमुलस यानी कि पिंकी बाहर से आई, तो स्टिमुलस हुआ इसके अंदर। रिसेप्टर यानी कि इसने अपनी आंखों से देखा, आंखें तो बना दो भाई, आंख से देखा तो आंख, इसने अपनी आंख से देखा, तो ये रिसेप्टर है इसकी आंखों पे। फिर इसके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन पहुंची, जब उसने पिंकी को देखा तो आंखों से जो देखा वो इंफॉर्मेशन दिमाग तक जाएगी कि नहीं, कि पिंकी आ गई है सामने, उसको अपने दिल की बात कह दो। तो उसने अपने दिल की बात कहने के लिए अपने टंग को, टंग में जो मसल्स है उसको उसने बोला। वैसे बोला इन द सेंस की मतलब एक सिग्नल गया ब्रेन से, उसने दिमाग में ब्रेन से सोचा कि इसको 143 बोलना है, तो वो सिग्नल उसके टंग में गया। तो उसके टंग ने क्या करा ना, उसके टंग ने, उसके टंग के अंदर जो ऑर्गन है, टंग एक ऑर्गन है, तो वो जो मसल है वो उसने इफेक्ट, मतलब उसने बोला, कुछ कहा, कुछ रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा है। तो हेल्प कौन कर रहा है उसमें, रिएक्शन देने में हेल्प कौन कर रहा है, टंग हेल्प कर रही है। कि जो मसल है, मसल ऐसी मसल जो कि रिस्पॉन्स करने में हेल्प कर रही है। इफेक्टर क्या होता है, मसल दैट हेल्प्स इन रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स करने में हेल्प कर रही है उस मसल्स को हम कहते हैं इफेक्टर। अभी मैं फिर से समझाऊंगा, देखो ध्यान समझना। और रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स यानी कि जो उसने रिएक्शन करा, रिएक्शन, जो उसने रिएक्शन करा, रिएक्शन टुवार्ड्स, जो उसने रिएक्शन करा जो स्टिमुलस आया था उसके लिए, टुवार्ड्स स्टिमुलस। अब ध्यान से समझना, आपको सारी चीज समझ आएगी कि यार ये वर्ड है क्या, इसका मतलब देखो। जैसे उसने देखा, तो वो देखना स्टिमुलस है, देखना इज बेसिकली क्या, उसने देखा तो वो स्टिमुलस है। उसने आंखों से देखा, आंखों से देखा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सा, अरे यार आंखें जो है वो उसमें रिसेप्टर है, उसी से तो देखा भाई, आंखें में रिसेप्टर है। एंड वो जो सिग्नल है वो ब्रेन में गया। फिर उसके बाद इफेक्टर कहाँ होगा, जीभ में। जीभ जो है ना, उसकी जीभ, वो उसकी जो जीभ है वो इफेक्टर है, इफेक्टर, क्योंकि जीभ से तो बोलेगा ना। और जो उसने बोल दिया 143, उसने जो बोल दिया वो है उसका रिस्पॉन्स। आया ना समझ, नहीं आया, अब देखना, सुनो ध्यान सुनो। राजू ने पिंकी को देखा, तो देखना इज बेसिकली जो वो है ना एनवायरनमेंट में चेंज, उस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलस। वो स्टिमुलस उसको मिल गया कि पिंकी अब आ चुकी है। उसने देखा, तो किससे देखा, रिसेप्टर से देखा, आंखों में रिसेप्टर होते हैं जिसकी वजह से उसने देखा। फिर उसके बाद जीभ को उसने सिग्नल दिया, ब्रेन तक गया, फिर सिग्नल दिया जीभ को कि अब ना, जीभ के अंदर मसल्स है, उसको सिग्नल दिया कि अब ना तुम्हें 143 बोलना है। और जो 143 बोला, जो इसने रिएक्शन किया 143, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। आया समझ, आया ना, अच्छे से आ गया कि भाई ये अंतर क्या है इन सब चीजों में, कि यार ये स्टिमुलस मतलब बाहर का कोई चेंज हो रहा है, स्टिमुलस अंदर स्टिमुलस नहीं होता भाई, अंदर की चीज छोड़ो, बाहर स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी बाहर कोई चेंज हो रहा है। तो स्टिमुलस हुआ, बाहर स्टिमुलस हुआ, अंदर रिसेप्टर से मैंने देखा, इफेक्टर से मैंने बोला, और जो मैंने बोला, दैट बोला इज रिस्पॉन्स। आगे समझ, है ना, वेरी गुड।
तो यही है बस। और डेफिनेशंस क्या है क्या नहीं है वो मैंने लिख ही दिया आपके सामने, साइंस की लैंग्वेज में एकदम लिख दिया। वैसे पूछते नहीं है कि व्हाट इज स्टिमुलस, व्हाट इज रिस्पॉन्स, व्हाट इज रिसेप्टर, ऐसी चीज कोई पूछते नहीं है, टेंशन मत लो। अब ये जो मैं रिसेप्टर रिसेप्टर बोल रहा हूँ, इस रिसेप्टर का मतलब क्या है यार, ये तो बताओ। तो देखो रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं। ये सेंस ऑर्गन क्या होता है भाई, छोटी क्लास में जब इतने छोटे थे तब पढ़ा था कि नहीं, क्या पढ़ा था, सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं कि नहीं। तो वो 5 सेंस ऑर्गन जो है उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बचपन में ले जा रहा हूँ, मतलब मैं आपको थोड़ा बचपन में चलते हैं, क्योंकि ये बचपन लौट के नहीं आता दोबारा से। बचपन दर्पण, क्या क्या गाना था, हाँ, बचपन का वो आंगन का दर्पण बता, बचपन कहाँ सीधा सरल था जीवन जहां। 5 सेंस ऑर्गन को देखने वाले हैं हम। 5 सेंस ऑर्गन, जिस सेंस ऑर्गन पे होते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर तो यानी कि हम सेंस ऑर्गन देखते रहेंगे और साथ साथ में रिसेप्टर्स भी देखते रहेंगे। रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन देखते हैं। तो देखो सेंस ऑर्गन नंबर 1, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं बताओगे मेरे को जरा। ये काली काली आंखें, एक तो होता है आईज, और नंबर 2 क्या होता है, आईज होता है, नोज, नोज नाक के ऊपर कोई गाना नहीं बना क्या। और तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है ईयर, कि जो केसरी के कान, नहीं वो कान नहीं था सॉरी। नंबर 4, नंबर 4 पे क्या होगा, आईज, नोज, ईयर, और क्या है टंग। हाँ टंग, जवान बहुत चलती है रे सूर्या, तेरी जवान बहुत चलती है सूर्या। नंबर 5 पे जो है वो है स्किन। ओके, अब हम ये देखेंगे कि ये तो सेंस ऑर्गन हो गए भाई, सेंस ऑर्गन्स, ये सेंस ऑर्गन है 5। इसके ऊपर रिसेप्टर्स भी होते हैं, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। तो यार जो आईज होता है ना उसके ऊपर जो रिसेप्टर होता है, देखो जो साइंस सीधी सी बात कहता है, साइंस कहता है फोटो मतलब लाइट। जो फोटो खींच रहे हो ना, चेक करके फिर फोटो खींच रहे हो, दैट फोटो मतलब लाइट, ऐसे साइंस कहता है। तो यानी जो आईज है वो लाइट को रिसीव करता है, आईज के ऊपर होते हैं फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स, आईज पे होते हैं फोटो रिसेप्टर। अच्छा, तो इसको, ये तो रिसेप्टर है इसके ऊपर, सेंस ऑर्गन जो आईज है उससे परसीव करा है। तो जो स्टिमुलाई है वो स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई क्या है जिसकी वजह से इसको आईज का यूज करना पड़ा अपना। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस लाइट है, लाइट, क्योंकि भाई लाइट को तो परसीव करेगा, स्टिमुलस लाइट आएगी तभी तो आईज की जरूरत पड़ेगी। आईज से हम लाइट देखते कि नहीं, तो स्टिमुलस क्या है जिसकी वजह से रिसेप्टर और सेंस ऑर्गन ये है, तो लाइट, भाई लाइट को तो देखते हैं आईज से। और इसका फंक्शन क्या है, हमारी आईज का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई, टू सी, टू सी द थिंग, कोई भी चीज देखनी है। नोज, जो नोज होता है ना उसमें जो रिसेप्टर होते हैं उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी। कौन सी फैक्ट्री, ऑल्फैक्टरी, तेल की फैक्ट्री, ऑयल फैक्ट्री, ऑल्फैक्टरी ऑयल नहीं है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इस पे होते हैं। और ये किसको रिसीव कर रहा है, ये स्मेल को रिसीव कर रहा है। तो इसका काम क्या हो गया, टू स्मेल, स्मेल करना इसका काम हो गया। बहुत बेसिक से भाई, यहाँ से सवाल आता है, ऐसे बोलते हैं कि आईज में कौन सा रिसेप्टर है, नोज में कौन सा रिसेप्टर है, फिर उसके बाद बोलते हैं ईयर में कौन सा रिसेप्टर है। तो भाई ईयर जो है ना, जो ईयर है उसमें होते हैं फीनो रिसेप्टर, फीनो, नॉट फोटो, फोटो नहीं है, फीनो 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 रिसेप्टर, फीनो रिसेप्टर्स। और फीनो रिसेप्टर है तो इसका स्टिमुलस क्या होगा, साउंड। काम क्या है, ईयर का काम क्या है, हियरिंग। और बेटा हियर का एक और काम है, ध्यान से सुन लेना भाई, भाइयों, भाइयों और बहनों ध्यान से सुन लेना। हियरिंग का एक और काम है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, बैलेंस ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है? कान अगर नहीं होगा तो बैलेंस ऑफ बॉडी नहीं होगा क्या, नहीं होगा भाई। जो कान है हमारा सुनने में सहायता कर रहा है, ठीक है, इंटरनल, जो अंदर कान के अंदर जो एक पार्टिकल्स होता है उसको, जो ईयर के अंदर जो पार्टिकल होता है वो हमारा बैलेंस करने में, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, बॉडी का बैलेंस बनाता है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बेसिकली। इक्विलिब्रियम मतलब समझ रहे हो, बैलेंस,
बैलेंस मतलब कि ऐसा ना हो कि चक्कर वगैरह आ जाए। अगर चक्कर आ रहे हैं ना किसी को बार बार, ऐसा होता है किसी के साथ कि बस में जब जाते हैं तो चक्कर आने लगता है, तो यार उसका सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन नहीं बताता पहले सुन जाओ होता क्यों है। उसका कॉज ये है क्योंकि कान के अंदर जो पार्टिकल है ना, जब बस चल रही होती है तो जब कान के अंदर जो पार्टिकल है वो अपनी जगह से हिल जाता है, उसके हिलने की वजह से जो बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, एंड फिर उसके बाद चक्कर आने लग जाए तो उल्टी भी आ जाती है इसके बाद। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी बस में जाओ तो हमें पता है कि उल्टी होने वाले, तो गोली 2-3 एक्स्ट्रा अपने बस में रखे हो, मतलब बैग में अगर जा रहे हो या जेब में रखे मतलब अपने पास गोली रख के रखो, तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी कुछ लोग पता नहीं क्या क्या आइडिया देते हैं कि नींबू चाट लो वगैरह, पता नहीं क्या, शायद वो वर्क करता है, वो अपनी बॉडी पे आपको देखना होगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भाई इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है ये टंग। टंग के ऊपर जो रिसेप्टर होता है ना उसको हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर बोलते हैं उसको। अच्छा, ये क्या करता है, ये टेस्ट, टेस्ट इसका स्टिमुलस क्या मिलता है, टेस्ट। तो काम क्या हो गया, टू टेस्ट, टेस्ट करना इसका काम हो गया, किसी भी चीज को ये टेस्ट करता है कि खाना जो है वो उसका टेस्ट कैसा है किसी भी चीज का। स्किन, स्किन पे जो रिसेप्टर होते हैं वो दो तरह के रिसेप्टर होते हैं बेसिकली, ध्यान से सुन लेना आप, ध्यान से एकदम। एक तो होता है थर्मो, थर्मो रिसेप्टर, और साइंस में थर्मो का मतलब होता है हीट। तो इसको स्टिमुलस क्या मिलेगा, इसको स्टिमुलस मिलेगा हीट या फिर कोल्ड। और दूसरा जो रिसेप्टर होता है स्किन के ऊपर वो होता है नोसिसेप्टर, मोसी नॉट मोसी, नोसी सेप्टर, मोसी नहीं नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर जो है वो क्या करता है, वो पेन, मान लो मैंने आपके मतलब मैं आपके घर पे आया, मैंने कहा, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने सीधा क्या किया, आपको चूटी काट ली, तो जो वो रिसीव कर रहा है, जो वहां पे जो रिसेप्टर है पूरी स्किन पे प्रेजेंट है वो, तो उसे हम कहेंगे नोसिसेप्टर, क्योंकि पेन का एहसास हो रहा है, दर्द का एहसास हो रहा है, तो नोसिसेप्टर से वो हमें एहसास होता है कि पेन हमें हो रहा है कि नहीं। तो आपको करना ही है ना कि देखो ये तो बच्चों वाली चीज है, इसको याद ना भी रखो तो कोई बात नहीं। हाँ ये याद रख लेना कि कान का काम इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। बाकी ये याद रखना कि आईज के अंदर फोटो रिसेप्टर, नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ईयर के अंदर फीनो रिसेप्टर, टंग के अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर, स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर और नोसिसेप्टर। डिपेंड करता है कि वो हीट कोल्ड के लिए कह रहे हैं या फिर पेन के लिए कह रहे हैं, दर्द के लिए कह रहे हैं। अगर दर्द के लिए कह रहे हैं तो नोसिसेप्टर, और अगर हीट एंड कोल्ड के लिए कह रहे हैं तो थर्मो रिसेप्टर वहां पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बेसिक सी चीज समझते हैं जो बहुत बच्चों को समझ नहीं आती, क्या पता आपको भी ना आए, ऐसा नहीं है, आपको आएगा समझ में क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको आएगा, ध्यान से सुनना। ये जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम बना कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि मान लो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना है, अलग अलग ऑर्गन से बना है। वो ऑर्गन्स कैसे बने हैं, अलग अलग टिश्यू से बने हैं। वो टिश्यू कहां से आया, सेल से आया। सेल कहां से आए, मॉलिक्यूल से आए मॉलिक्यूल कहां से आया, एटम से आया। एटम कहां से आए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से आए। तो ऐसे ही हमें ये देखना है कि जो नर्वस सिस्टम है वो आया कहां से। यार ये तो समझे कि नर्वस सिस्टम करे जा रहे हो, पढ़ाओगे पूरा नर्वस सिस्टम मुझे पता है, लेकिन ये तो बताओ कि नर्वस सिस्टम जो है उसका बेसिक चीज क्या है, मतलब बेसिक एलिमेंट क्या है, नर्वस सिस्टम आया कहां से और कैसे एक सिस्टम बन गया है। जैसे पूरी बॉडी के अंदर पूरा एक सिस्टम बन गया, वैसे नर्वस सिस्टम कैसे बन गया। तो देखो ध्यान से समझना, बेसिक सी चीज बता रहा हूं। जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये पूरा एक सिस्टम है। ये सिस्टम कैसे बना, तो ये सिस्टम बना है नर्वस नर्वस नर्व्स टिश्यू, नर्व टिश्यू से बना है। अब टिश्यू किससे बनते हैं भाई, ये बताओ मेरे को। टिश्यू बनते हैं सेल से, है ना, ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू, ये हमें पता है। तो यानी ये कहां से आया होगा, ये आया होगा नर्व सेल से, नर्व सेल। और नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन। ओके वेरी गुड, ये तो याद आ गया हमें, 9th क्लास में पढ़ा था ना कि यहाँ पे आपको याद होगा कि जो नर्वस टिश्यू है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो वहां पे आपको बेसिक चीज समझ आ रही है। तो अगर देखो आपको पढ़ना है ना कि नर्वस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा, कि थोड़ा सा भी 9th क्लास में अगर नहीं पढ़ रहा आपने तो कोई बात नहीं, मैंने ना उसके ऊपर पूरा वन शॉट बनाया, पूरे चैप्टर एक ही मतलब एक ही वीडियो के अंदर बताया। पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस उसमें मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाओ आपको वो वीडियो मिलेगी, उसमें टाइम स्टैम्प मैंने दे रखा है, वहां पे जाकर के नर्वस टिश्यू वाला जो पोर्शन है उसको जाकर के पढ़ लेना। ठीक है, एक बार रिवीजन हो जाएगा 9th क्लास का,
10-15 मिनट में हो जाएगा, तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए सारी चीजें। हो सकता है 2-3 मिनट में, मैंने शायद करवाया था, वहां पे जा करके देख लेना, ठीक है, बहुत जल्दी करा दिया था। लेकिन तो जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व टिश्यू से आया, नर्वस टिश्यू से आया, मतलब मेरे पास छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स कैसे होते हैं भाई? न्यूरॉन्स समझ पता है ना कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे 9th क्लास में इसलिए पढ़ाया गया था, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, ऐसे टक 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 टक, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है, इसको हम न्यूरॉन बोल रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, 10-12-13 बहुत सारे होंगे, और वो सब सेम फंक्शंस कर रहे होंगे, सेम जगह पर होंगे, तो उसको हम बोलेंगे नर्व टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एंड वो नर्वस टिश्यू जो है आपस में मिल करके एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे नर्वस सिस्टम। उसी नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती है, सीएनएस और पीएनएस, है ना, ये चीजें हमें पता है। तो अब आगे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम समझ जाए, तो यूनिट जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन, तो उसको अगर हम समझ जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम न्यूरॉन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, न्यूरॉन्स हमारे प्यारे प्यारे न्यूरॉन्स, छोटे मोटे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स की अगर हम बात करें, न्यूरॉन्स का हो या नर्व सेल, बात एक ही है। तो जो नर्व सेल्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स हमारे, वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड, इसका मतलब क्या भाई? हाईली स्पेशलाइज्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। अच्छा, हाईली स्पेशलाइज्ड मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन ही करेगा। यानी मान लो कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, तो उसने स्पेशलाइज कर रखी है अपनी, कि वो ना जो पागल खाने के जो केसेस होते हैं सिर्फ उसी को सॉल्व करेगा, तो वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड है। उसको ऐसे नहीं बोल सकते आप जा करके कि मेरा खांसी जुकाम, मेरे को बुखार हो रहा है, मेरे को एड्स हो रहा है, सब ठीक कर दे, ऐसे नहीं कर सकते। उसको सिर्फ हम जो पागलपन के जो शिकार है, जो आपके दोस्त है प्यारे प्यारे वो जा करके उसके हवाले कर सकते हैं उनको, तो उसका वो इलाज कर देंगे। तो इसको हम कहेंगे मतलब जो पर्टिकुलर फंक्शन करता है, जो पर्टिकुलर तरह का ही फंक्शन करता है। हाईली स्पेशल मतलब पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फंक्शन करता है, उसको हम कहेंगे, उसी को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। मतलब वो ऐसा सेल है न्यूरॉन जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करता है। और हमें एक और चीज पता है कि यार ये ना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसकी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? तो ये है न्यूरॉन। ये सवाल 9th क्लास में पूछते थे कि नहीं, कि व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो न्यूरॉन्स लिख करके आते थे वहां पे आंसर। अच्छा, एक मैं कमेंट में एक क्वेश्चन मतलब आंसर देना, आप कमेंट में बताना आंसर, कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है। कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोगों को याद है कि किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता क्या है। और उसके बाद नंबर 3 पे जो चीज है वो मैं बताना चाहता हूं इसमें आपको, कि ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। लार्जेस्ट, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल है ये वाली। चौथी चीज जो है, ये काम क्या करता है? तो ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। जो नर्व सिग्नल है ना, उसको ये बॉडी तक पहुंचाता है और बॉडी से लेकर के आता है, दोनों काम कर रहा है। मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल टू एंड फ्रॉम द बॉडी। मतलब ध्यान से सुनो, कि बॉडी में हमारे कोई सेंसेशन हुई, तो वो जो सिग्नल है ब्रेन तक ले गया, ब्रेन में कुछ हुआ, तो वो सिग्नल, मान लो ब्रेन ने बोला कि यार ये जगह ना, यहाँ पे मान लो किसने चूटी काट रखी है, तो ब्रेन ने बोला कि यार यहाँ पे दर्द करो, दर्द करोगे तभी वो बंदा हाथ हटाएगा, नहीं तो नहीं हटाएगा। तो ब्रेन ने सिग्नल दिया, बॉडी पार्ट तक गया सिग्नल, या बॉडी से गया, बॉडी से या बॉडी तक। तो वो जो सिग्नल है जो जा रहा है, वो कौन ले जा रहा है? वो हमारा न्यूरॉन्स ले जा रहे हैं। वो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वो सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। सिग्नल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, केमिकल्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, इसको हम अभी देखने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। और ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे ना मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप अगर मेरे चैनल पे जाकर के देखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाना सीखे, मतलब आप देख लोगे, चैनल पे जाकर के सर्च कर देना बस,
आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, वैसे आपको मिल जाएगा। तो वैसे वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधी सी बात है, तो आप उसको जा करके देख सकते हो। वहां पे मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है बहुत आसानी तरीके से। यहाँ पे मैं सिखाऊंगा वो सेम चीज देखना। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, वैसे तो 9th क्लास में भी सीख रखा था ये, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसको बनाना हम सीखेंगे अब, कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से हम अपनी कॉपी पे बनाएं। अगर एग्जाम में आ गया, देखो एग्जाम में वैसे स्ट्रक्चर नहीं आता है, एग्जाम में ना जो एक पार्ट है कोई सा भी स्ट्रक्चर का, उसको वो बोलेंगे, पूछेंगे क्या है ये, एक्स नाम दे दिया, वाई कुछ नाम दे देंगे और बोलेंगे ये क्या है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ध्यान से देखना क्या होता है इसमें। देखो यहां से ये जो निकल रहा है, ये साइड में जो निकलते हैं 3 पूंछ जैसे, इधर भी 3 पूंछ जैसे निकल रहे हैं, इधर भी 3 पूंछ जैसे निकल रहे हैं, सेम इधर भी, इधर भी और इधर भी। आप मेरे साथ बनाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, चाहे बेशक बुक के साइड में बनाते रहो। फिर उसके बाद देखो ये जो जगह है ना, ये जो बाहर निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट, नॉट डेंड्रम, डेंड्राइट। ये है हमारे डेंड्राइट। और यहाँ पे सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं, ये जो है ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, केंद्रक, हिंदी में कहते हैं केंद्रक। और इसके अंदर जेली भरी हुई है, जेली भरी हुई है, तो इसे हम कहते हैं सेल बॉडी, सेल वाला हिस्सा है ना ये, तो इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी। या फिर इसको हम साइटोन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम सोमा भी बोलते हैं, सोमा, किसी का नाम तो नहीं है सोमा, साइटोन, सेल बॉडी। एंड ये डेंड्राइट है, ये न्यूक्लियस है। अब इसकी ना एक जो सेल बॉडी का जो हिस्सा है, एक बाहर पूंछ जैसा जा रहा होता है, मतलब ये बाहर निकल रहा होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये बाहर निकल रहा है, मान लो यहां तक निकाल दिया वाला हिस्सा मैंने, ठीक है। तो ये जो हिस्सा जो बाहर निकल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सोन, एक्सोन, दिस इज व्हाट, एक्सोन, ये एक्सोन है। तो वैसे अगर आप न्यूरॉन्स को देखो ना, तो उसके 3 ही पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा है। डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी यानी साइटोन होता है, और एक एक्सोन होता है, ठीक है। अब इसका जो एंड है ना, इसका जो एंड है, वहां पे भी कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ये रहा, ऐसा है, ऐसे स्ट्रक्चर है, लड्डू जैसे, लड्डू, प्यारे प्यारे लड्डू, खाना मत इसको, खाना मत लड्डू को, खाना मत बिल्कुल भी, ये है लड्डू हमारा, इसको खाना नहीं है, खाना मना है। तो ये हमारे लड्डू है प्यारे प्यारे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा एक्सोन है, ये एक्सोन का एंड है, तो इसको हम कहते हैं एक्सोनल एंडिंग, एंड ऑफ एक्सोन बोलते हैं इसको हम, एंड ऑफ एक्सोन। नाम लिख देता हूं इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड ऑफ, एंड ऑफ एक्सोन, एक्सोन का एंड है। या फिर इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग, क्योंकि नर्व का भी एंड है, जो हमारी जो नर्व है, ये पूरी की पूरी न्यूरॉन है, इसका एंड है ना ये, तो इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। और ये जो बल्ब जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो बल्ब दिख रहा है, ये बल्ब जैसा जो दिख रहा है हमें, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक, सिनेप्टिक नोब। अब आप बोल रहे होंगे यार एनसीईआरटी में तो इतना दिखा नहीं रखा, आप क्यों बता रहे हो। अरे ये कॉमन चीज है यार, बेसिक है ये बाकी सारी चीजें तो 9th में इतना पढ़ा तो फिर 10th में क्या सीखोगे फिर नया। तो ये कोई मतलब कोई हाई फाई स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक चीज है ये। तो ये डेंड्राइट हो गया, ये सेल बॉडी हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक्सोन होता है ना, एक्सोन बेसिकली मान के चलो, एक्सोन एक तार है, कॉपर, तांबे का तार देखा, तांबा, तो वो जो तार है, उस तार के ऊपर करंट जा रहा है, और उस करंट के ऊपर प्लास्टिक भी लगाना पड़ेगा, मतलब रबड़ या प्लास्टिक बोलो, मतलब कि जो हमारे जो तार होते हैं वो कवर होते हैं कि नहीं। तो वैसे में जो एक्सोन है, इसको भी मैं कवर कर देता हूँ, इसको मैं कवर कर देता हूँ, कवर 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 कर दिया, यहाँ से भी कवर 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 कवर, कावड़ नहीं कह रहा, कावर कह रहा हूँ, कवर कवर, तो कवर कर दिया इसको मैंने। ये जो मैंने कवर करा है ना, ये एक सीट है, सीट, सीट मतलब कवर होता है, सीट मतलब कवर। तो इसका मैंने नाम दिया, ये जो कवर है इसका मैं नाम देता हूँ, इसको मैं बोलते हैं, इस सीट को बोलते हैं माइलिन सीट, माइलिन सीट, इसको कहते हैं
माइलिन शीथ यानी कि ये एक कवर है बेसिकली, जो एक्सोन के ऊपर तार की तरह लपेटा हुआ है। एक्सोन लंबी सी जा रही है, उसके ऊपर तार की तरह लपेटा हुआ है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये तार की तरह जो लपेटा है ना, इसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। और ये माइलिन शीथ जो होते हैं, इनके बीच में देखो, एक यहाँ पे शीथ है, एक यहाँ पे शीथ है। शीथ यानी कवर, तो इसके बीच में एक गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये गैप छोटे छोटे, तो ये जो गैप है इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रणवीर कपूर नहीं, नोड ऑफ रेनवियर, इसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। अच्छा, ये माइलिन शीथ आया कहां से भाई? माइलिन शीथ अपने आप बन गया क्या? नहीं, तो इसको एक सेल ने बनाया है, जो कि यहाँ पे एक सेल है, ये सेल है, ये सेल, ये सेल, ये सेल है। तो ये जो सेल जिसने इसको बनाया है माइलिन शीथ को, उसका नाम है स्वान सेल। स्वान सेल। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही, पहले तो ये समझो कि ये बहुत ही बेसिक चीज है, और अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम भी 4-5 बार बना करके देख लो। आपको अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम भी 4-5 बार बना के देख लो, बस वही आपके लिए काफी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो वही आने वाला है ना, बट मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, एकदम कोई हाई लेवल पे तो मैं गया नहीं हूँ। तो हमें ये सारी चीजें जो स्ट्रक्चर है हमें समझ आ चुका है। बेसिकली ये मेन पार्ट जो है 3 ही है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, बस यही 3 पार्ट है जो कि मेन है। तो हम एक काम करते हैं यार, स्ट्रक्चर तो बनाना सीख लिया कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, इसको ना आप 2 बार बना करके देख लेना अपने कॉपी पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना हमारे, ताकि मुझे पता चले कि आप ना कुछ मेहनत कर रहे हो। फिर उसके बाद ना देखो, एक चीज मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने 3 पार्ट बताए, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन, तो ये जो 3 पार्ट है इन सबके अलग अलग फंक्शन है, इन तीनों का अलग अलग काम है। जैसे डेंड्राइट जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। फिर ये जो सेल वाला हिस्सा है इसको हम सेल बॉडी कह रहे हैं, फिर जो पूंछ है उसको एक्सोन कह रहे हैं। तो अब इन सब चीज के, इन तीनों चीज के बारे में हम पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के फॉर्म में लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। उससे पहले एक चीज समझो कि जो स्वान सेल है, मैंने बताया था ना अभी कि स्वान सेल, तो स्वान सेल करता क्या है? स्वान सेल प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस माइलिन, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ को यह प्रोड्यूस करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, अगर जो न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन है उसमें माइलिन शीथ यानी कि ये कवर अगर प्रेजेंट है, यानी है, कवर है, तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। लेकिन अगर वो माइलिन शीथ यानी वो कवर एब्सेंट है, एब्सेंट है, तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, उसको ऐसे कहा जाता है। अगर तो कवर है तो बोल देना माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर तो कवर नहीं है तो अनमाइलिनेटेड बोल देना। अब न्यूरॉन के माइलिनेटेड होने का ये फायदा है ना कि जो उसमें न्यूरॉन पे कवर है उसकी वजह से जो सिग्नल है, जो सिग्नल यहाँ पे अगर कोई सिग्नल आया तो वो फास्ट पहुंच जाएगा, लेकिन अगर इस पे कवर नहीं हुआ तो सिग्नल फास्ट नहीं पहुंच पाएगा। आप खुद सोचो ना, अगर मान लो आपने तार पे जो मतलब कॉपर की तार है, तो अगर उस पर कवर नहीं डाल रखा तो अगर आप उसको टच करोगे तो उसका करंट वेस्ट हो जाएगा ना, बट पहली बात तो झटके लगेंगे। और अगर उस पे आपने कवर कर रखा है, उस कॉपर के वायर को कवर कर रखा है और टच कर रहे हो, तो फिर कोई करंट नहीं लगेगा, यानी कि करंट वेस्ट नहीं होगा, यानी करंट जल्दी से पहुंच जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है ना, उसमें फास्ट नर्व सिग्नल, नर्व सिग्नल, नर्व सिग्नल जो होता है उसमें फास्ट ट्रांसफर होते हैं, एकदम फास्ट तरीके से। जैसे यहाँ आया तो सुई करके जल्दी से ट्रांसफर हो गया, फास्ट तरीके से माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व सिग्नल जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नर्व सिग्नल को हम समझने वाले अच्छे से, तो उसकी टेंशन मतलब, नर्व सिग्नल क्या है, क्या है ये दिमाग में चल रहा होगा मुझे पता है आपके, तो उसको हम समझेंगे, उसकी टेंशन मतलब। पहले ये समझते हैं कि यार ये पार्ट ऑफ न्यूरॉन जो है, अलग अलग पार्ट ऑफ न्यूरॉन है, तो इसके फंक्शन तो बताओ कि ये अलग अलग न्यूरॉन्स के जो फंक्शन है, इसके पार्ट क्या है। तो वैसे तो 9th में सीखा था, हर चीज 9th में सीखी थी क्या? नहीं भाई, देखो ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं कि न्यूरॉन्स के पार्ट देखने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन देखने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, न्यूरॉन्स के अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं
डेंड्रफ है, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट क्या करता है भाई, ये रिसीव करता है, रिसीव नर्व सिग्नल फ्रॉम, कहां से नर्व सिग्नल को रिसीव करेगा। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि मैंने मान लो यहां टच किया, तो मेरा यहाँ स्किन के ऊपर रिसेप्टर है, जिसको फील हुआ ये सारी चीजें, तो ये रिसीव कहां से हो रहा है, रिसीव नर्व सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर से हो रहा है, रिसेप्टर्स। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सिग्नल है वो दूसरे वाले, मतलब अपने बगल वाले न्यूरॉन से ले रहा हूं। असल में होता है ये भाई, एक के बाद एक न्यूरॉन्स लगे होते हैं। देखो एक न्यूरॉन अगर यहाँ है, जैसे एक न्यूरॉन अगर यहाँ है, तो एक न्यूरॉन अगर यहाँ, एक और यहाँ होगा, एक और यहाँ होगा, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक के बाद एक लगे होते हैं, एक के बाद एक न्यूरॉन्स लगे होते हैं। एक न्यूरॉन, फिर उसके बाद दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके सोन बहुत सारे न्यूरॉन्स लगे होते हैं। तो ये करता क्या है डेंड्राइट, देखो यहाँ का जो डेंड्राइट है वो क्या कर रहा है, वो इस वाले से रिसीव कर रहा है वो, और जो ये है, ये वाला जो डेंड्राइट है वो रिसेप्टर से ले रहा है, डायरेक्ट रिसेप्टर से सिग्नल ले रहा है। तो रिसीव नर्व सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर और अदर न्यूरॉन, या तो रिसेप्टर से ले रहा होगा या तो दूसरे वाले न्यूरॉन से ये नर्व सिग्नल्स को ले रहा होगा, जो हमारा जो डेंड्राइट है इसका ये फंक्शन है। अब यहीं पे ना एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स बोलो या नर्व सिग्नल बोलो, वो आपकी मर्जी है। एक जो यहाँ पे टर्म्स आता है वो होता है नर्व इम्पल्स। ये क्या होता है, तो जो नर्व इम्पल्स होता है ना, वो बेसिकली ये केमिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल वेव, ये एक तरह से वेव है, वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल रिसीव्स बाय रिसेप्टर्स, रिसीव करा इसको रिसेप्टर ने, एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल है जो कि रिसेप्टर ने रिसीव करा इसको, तो उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। मतलब बेसिकली एक करंट है, रिसेप्टर जैसे ही मैं अपने हाथ पे टच करता हूं तो मेरा जो न्यूरॉन्स है ना, वहां पे करंट पैदा हो जाता है। उस करंट को, वो जो सिग्नल ऐसे करके जा रहा है, उसी सिग्नल को मैं इम्पल्स कह रहा हूँ, नर्व इम्पल्स कह रहा हूँ। इम्पल्स तो ठीक है, जब कोई भी चीज जा रही हो तो इसको इम्पल्स कहते हैं। अगर वो नर्व टिश्यू से जा रही है तो उसको नर्व इम्पल्स कह रहे हैं। तो नर्व इम्पल्स फील हो गया, समझ आ गया नर्व इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। अब जो दूसरी जो पार्ट ऑफ न्यूरॉन है वो है, जो हमने देखा अभी, वो है सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी बोल सकते हैं। सेल बॉडी कहो, साइटोन कहो, या फिर सोमा कहो। तो सेल बॉडी में एक्चुअल में होता क्या है, इसने जो इंफॉर्मेशन एक्वायर करी है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आगे जाती है। क्या होता है यहाँ पे सेल बॉडी में, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह वो ट्रेवल होता है टू एक्सोन के पास ये अपने सिग्नल को भेजता है। मतलब डेंड्राइट पे सिग्नल आए तो वो सेल बॉडी में गए, सेल बॉडी ने कहा तू एक्सोन में जा, वो एक्सोन को दे दे रहा है अपने सिग्नल को। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आया हमारा एक्सोन, जिसके पास सिग्नल आ चुका है। तो ये क्या कर रहा है, एक्सोन क्या कर रहा है, सिग्नल रिसीव कर रहा है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेल बॉडी, रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेल बॉडी। भाई सेल बॉडी से सिग्नल रिसीव कर लिया एंड इसको देगा, और ये सेल बॉडी से आगे दे रहा है डेंड्राइट में, अगले वाले डेंड्राइट में। इसका जो अगला वाला डेंड्राइट है, ये तो एक्सोन का एंड है, इसका जो अगले वाला डेंड्राइट है उसको ये सिग्नल दे रहा है। रिसीव सिग्नल, सेल बॉडी से सिग्नल को रिसीव किया एंड गिव दिस सिग्नल, और इस सिग्नल को दिस सिग्नल टू नेक्स्ट अगले वाला जो नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसको दे रहा है, नेक्स्ट डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। जो अगले वाला जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट को ये अपने सिग्नल्स को दे रहा है इस तरह से, ठीक है। ये चीज समझ आई हमें कि भाई ये जो 3 पार्ट्स है मेन इसके क्या काम है। इसको 9th क्लास में हमने और भी अच्छे से देखा था, मतलब सारी चीज देखी थी, क्योंकि वहां पे हमने 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़े थे एनिमल टिश्यू में, याद है ना, कौन कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, है ना। तो न्यूरल टिश्यू में हमने इसको पढ़ा था, तो ये चीज हमें समझ आ गई कि इसके जो 3 पार्ट्स है वो इस तरह से होता है। अब लेकिन आप सिग्नल बार बार कह रहे हो कि नर्व इम्पल्स यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है,
तो वो मेरे को समझाओ तो सही कि नर्व इम्पल्स जो है, नर्व सिग्नल वो कैसे यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। ये चीज तो समझ नहीं आ रही कि आप तो बस बोले जा रहे हो कि नर्व सिग्नल, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा नर्व सिग्नल। तो मैं ये समझाने जा रहा हूँ आपको कि ये नर्व सिग्नल कैसे पहुंचता है, किस तरह से पहुंचता है। तो हम जो देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है नर्व सिग्नल का ट्रांसफर। तो अब हम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल को समझने वाले हैं। मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन पता चला कि जो कैमरा है उसमें एचडी में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। मतलब सारी मुसीबत अभी आनी है, मतलब गला खराब अभी होना है, मतलब गर्मी अभी लगनी है, सब कुछ अभी होना है, गर्मी भी लग रही है, ठंड भी लग रही है, सारी प्रॉब्लम अभी होनी है, पता नहीं क्या है। देखो क्वेश्चन, मतलब इन्होंने बोला कि ट्रांसमिशन क्वेश्चन थोड़े ना, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स देखते हैं, उसका सिग्नल जो है कैसे ट्रांसफर होता है। तो ध्यान से सुनना, आपको सब समझ आएगा। देखो ये न्यूरॉन्स है, दिस इज न्यूरॉन, ये हमारे प्यारे प्यारे न्यूरॉन्स है, प्यारे प्यारे न्यूरॉन्स। और ये इसके लास्ट वाले हिस्से हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनल एंड बोलते हैं ना। और फिर यहाँ से एक और न्यूरॉन है, एक और न्यूरॉन, न्यूरॉन पे न्यूरॉन, न्यूरॉन पे न्यूरॉन, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। ये कैसे न्यूरॉन बना रहे हैं भाई, कैसे भी इसके साइज हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। मतलब वो तो मैंने स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से सुनो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो अब होता क्या है, ये जो जगह, ये वाली जो जगह, ये जगह, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है बताना, रिसीव करता है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर, जो रिसेप्टर से जो सिग्नल आया। देखो ध्यान से सुनना, मान लो ये आपकी जीभ है, तो ये जो आपकी जीभ है ना, इसका ये सरफेस है, ये जीभ का आपका सरफेस है। आपने मान लो करेला खाया, करेला अगर आपने खाया तो उसका जो केमिकल्स है करेले का वो यहाँ गया, और अंदर यहाँ पे एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर है, इससे डायरेक्ट न्यूरॉन्स कनेक्ट है, बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट है। तो रिसेप्टर से डेंड्राइट के पास ये इंफॉर्मेशन चली जाती है। एक बार देख लो कैमरे में, फिर से धोखा दे दे मेरा प्यारा कैमरा, ठीक है, सही है, वेरी गुड। तो ये जो नर्व सिग्नल है ये रिसीव हो रहा है, गस्टेटरी रिसेप्टर जो है, इसने, ये जो रिसेप्टर है उसने रिसीव किया, उसने डेंड्राइट के पास इंफॉर्मेशन भेजी। तो डेंड्राइट ने क्या करा, मतलब रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करी, यहाँ का रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर, ठीक है। अब ये डेंड्राइट क्या करेगा, डेंड्राइट जो है वो ये जो सिग्नल जो आया है ना, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया चाहे केमिकल, जो ये सिग्नल आया है इलेक्ट्रिकल है केमिकल, जो सिग्नल आया है वो सेल बॉडी में पहुंचेगा। फिर उसके बाद ये हमारा एक्सोन वाला हिस्सा है, तो उसके बाद एक्सोन में पहुंचेगा, फिर एक्सोन एंडिंग पे पहुंचाएगा। और यहाँ पे ना ये जो गोल वाली जगह है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, इसको जूम करके लेके आते हैं यहाँ पे। ऐसे तो नहीं समझ आएगा यार तू, ऐसे तो नहीं समझ आएगा तू, है। अब समझ दे, ये हो गया जूम। तो इसके अंदर ये जो सिग्नल आया यहाँ से, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं ना, इस केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरो, ये केमिकल्स अब बाहर भी निकलेंगे, न्यूरो, रुक जाओ, न्यूरो क्या होता है, रुक जाओ, केमिकल्स बाहर निकले, ये केमिकल्स बाहर निकले, ये केमिकल्स बेसिकली बाहर निकले, यहाँ निकले, बाहर 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 निकले, बाहर निकले। तो इसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, इसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, केमिकल्स दैट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, जो कि नर्व सिग्नल जो आए हैं उसको ट्रांसफर कौन करा भाई, यहाँ पे तो न्यूरॉन है ही नहीं ना, न्यूरॉन तो यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे जो गैप है, इस जगह पे जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं, यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे केमिकल से अब सिग्नल जाएगा आगे। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जा रहा था, इलेक्ट्रिक फॉर्म में जा रहा था, लेकिन अब केमिकल्स के फॉर्म में जाएगा और ये दूसरे डेंड्राइट तक पहुंचेगा। फिर ये केमिकल दूसरे डेंड्राइट तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन जाएगी, और ऐसे ही ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाएगी हमारे। ये हमारा ब्रेन है, दिस इज आवर ब्रेन। तो इस ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन जो है ये पहुंच जाएगी, एंड में ब्रेन तक हमारी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो ये जो खाली जगह है ना, इसको हम कहते हैं साइनेप्स। जो दो न्यूरॉन्स के बीच में खाली जगह है, क्या होता है, साइनेप्स, गैप बिटवीन एडजेसेंट, गैप बिटवीन एडजेसेंट टू न्यूरॉन्स, जो दो न्यूरॉन्स है उसके बीच में जो एडजेसेंट, जो बीच में जो खाली जगह है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं, दैट इज अ गैप, वो एक गैप है। तो ये चीज हमें समझ आई, ये सारी की सारी प्रोसेस किस तरह से होती है। अब ये ब्रेन में चला जाएगा सिग्नल, बट अब ध्यान से सुनना,
जब मैं किसी भी चीज को एक बार पढ़ता हूँ, ये रिवीजन करने के लोग क्यों क्या कहते हैं, इतने बड़े बड़े मतलब टीचर्स है, सारे के सारे जो चीजें मतलब जो भी कहीं से भी कुछ भी चीज कही जाती है रिवीजन करने के लिए क्यों कहते हैं, इतना रिवीजन करने के लिए, तो वो इसलिए कहते हैं रिवीजन करने के लिए, इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइनेप्स जो है जब हम रिवीजन करते हैं ना, तो जो हमारे जो दो न्यूरॉन्स है उसके बीच में जो साइनेप्स जो कनेक्शन है वो एक बार स्ट्रॉन्ग होता है, फिर दोबारा हम उसी चीज को पढ़ते हैं तो दो बार स्ट्रॉन्ग होता है, फिर दोबारा पढ़ते हैं फिर और स्ट्रॉन्ग होता है, फिर मतलब चौथी बार पढ़ेंगे फिर और स्ट्रॉन्ग होगा। तो कनेक्शन जितने बार हम उसको पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक को जितने बार हम पढ़ते जाएंगे उसके बीच उतने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो अभी देखो हमने ये जो टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स जो है इसको हमने पढ़ा कि नर्व सिग्नल जो है ट्रांसफर कैसे होता है, हमने आज अभी पढ़ लिया एपिसोड नंबर 1 में। अब अगले वाले एपिसोड में हम क्या करेंगे, सेम इसी चीज को हम रिकॉल करेंगे, दोबारा से दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, साइनेप्स के कनेक्शन मजबूत होंगे उससे। और रिवीजन हम करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू, यानी मैं आपको फ्लो चार्ट बनवाऊंगा नेक्स्ट वाले एपिसोड में कि ये सिग्नल कहां से कहां कैसे ट्रांसफर हो रहा है। वैसे तो मैं समझ आ चुका है, रिसेप्टर से डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू अगले डेंड्राइट पे गया, ये चीज हमें समझ आ चुकी है। बट इसको हमारे दिमाग में जो साइनेप्स है उसके कनेक्शन को मजबूत करने के लिए, ताकि हमें एग्जाम में जल्दी याद आ जाए, तो उसके लिए हम अगले एपिसोड में फ्लो चार्ट बनाएंगे। जब तक के लिए अगर आपको लाइव प्रोसेस, देखो लाइव प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि यही जो बॉडी फंक्शन है वो कैसे रेगुलेट हो रहे हैं वो आप यहाँ हम सीख रहे हैं। तो लाइव प्रोसेस को अगर आपको देखना है तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको इस चैप्टर की बाकी सारे एपिसोड देखने हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। एंड डीपीपी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर, मतलब बायोलॉजी में डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डीपीपी जो है वो आंसर्स के साथ आपको मिलने वाली है। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, एंड तब भी कोई डाउट होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने के बाद भी, तो 1-on-1 वीडियो कॉल पे मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा, आपसे वीडियो कॉल पर आकर के आपको डाउट सॉल्व करूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी फिर, ठीक है। तो आराम से वहां पे बात करेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो। जब तक के लिए आप इन दोनों प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।